हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 12 में हैं और 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग हिंदी में 95% मार्क्स जरूर लाओगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 में हैं हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना। यह है क्लास 12 हिंदी 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। ये पूरी किताब के भैया सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, पूरी किताब में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा, जो कि आपका 10 में 10 नंबर पक्का करा देगा। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में बिल्कुल 100% आएगा, बिल्कुल वायरल। महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश समझेंगे, जो बिल्कुल 1,00,000% क्लियर है कि यही आएगा, ठीक है। हिंदी व्याकरण समझेंगे, रस छंद अलंकार समझेंगे, सब कुछ आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। निबंध जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 1000% आएगा, वही बताएंगे। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो से 18 फरवरी को आपका जो पेपर है उसमें ये 100% आएगा, जो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को सभी स्टूडेंट सबसे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल पर ना सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। इस वीडियो को कम से कम आप 2000 लाइक तक ले चलो, ठीक है। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो। फिर हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं हिंदी के सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 18 फरवरी को आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 12 हिंदी के वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी में आने वाला है। अगर आपने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लिया ना, तो आपका 18 फरवरी को 10 में 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता आपको भैया 10 में 10 नंबर लाने से ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आप लोगों को पहले मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, फिर गद्यांश पद्यांश व्याकरण निबंध हर एक चीज पढ़ाएंगे, पत्र लेखन। आज का ये वीडियो आपको हिंदी में 95% दिलाएगा, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग हिंदी में अपना 100 में 100 नंबर पक्का कर लोगे, ठीक है। जितने बच्चे क्लास 12 हिंदी का पेपर देने वाले 18 फरवरी को, आपको डरना नहीं है, जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़ के जाओ बस, ठीक है। तो हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, बहुत वायरल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपी बोर्ड के बच्चे बहुत ध्यान से देखना। पेपर से डरो मत, मेहनत करो और आप लोग टॉपर बन के दिखाओ। अभी भी आपके पास समय है। देखो, हिंदी प्रदीप के संपादक थे, बहुत वायरल, 18 फरवरी के लिए बिल्कुल वायरल भैया ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। लिखा हुआ है कि हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे वो कौन थे। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला का वाला प्रताप नारायण मिश्र जी, बालकृष्ण भट्ट, या फिर राधा चरण गोस्वामी, या फिर हमारे बद्री नारायण प्रेमघन। देखो भैया, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहा जाए ना, तो जितना पढ़ाएंगे वही आएगा 18 फरवरी के पेपर में, ठीक है। बहुत वायरल है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो है वो है बालकृष्ण भट्ट जी। जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं वो हमारे किसके हैं, हिंदी प्रदीप के संपादक थे, ठीक है। हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट जी। ये बहुत वायरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। जो ब्राह्मण पत्रिका है उसके संपादक कौन थे, मतलब इसका संपादन कौन किया था। बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन, 18 फरवरी में छपने वाला क्वेश्चन है। 18 फरवरी में भैया छपेगा, 18 फरवरी को छपेगा ये पेपर में। तो भैया इसमें है आपके ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, या फिर आपका प्रताप नारायण मिश्र, या बद्री नारायण प्रेमघन, या प्रेमचंद्र। बताओ ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। जितना पढ़ा रहे हैं उतना आप पढ़ के जाओ पेपर से पहले, और आप लोग पेपर में कहोगे सर जो पढ़ाया था वही आया। इसलिए आज ही आप जितना पढ़ा रहे हैं उतना तैयार करो। तो अगर हम लोग देखें तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे वो थे प्रताप नारायण मिश्र जी, अर्थात खा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। खा वाला ऑप्शन सही है। बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है ये दूसरा वाला। तीसरा क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया कवि वचन सुधा के संपादक थे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये 18 फरवरी पेपर के लिए। 18 फरवरी पेपर के लिए बहुत वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे,
ठीक है, बहुत वायरल है। तो भैया बालकृष्ण भट्ट जी थे या भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी थे या प्रताप नारायण मिश्र या बद्रीनाथ प्रेमचंद, जल्दी बताओ कौन थे। तो अगर हम देखें कवि वचन सुधा के संपादक जो थे वो थे हमारे भैया भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, अर्थात हमारा खा वाला ऑप्शन सही है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट कर लेना बोर्ड एग्जाम से पहले, ठीक है। और अगर आपको एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम है तो एमसीक्यू का ट्रिक भी बता देंगे अभी, ठीक है, ट्रिक भी बता देंगे। आप लोग ट्रिक से करके आओगे, एक भी नंबर हमें हिंदी के पेपर में छोड़कर नहीं आना है, ये हमारा दावा है, ठीक है, एक एक नंबर करके आना है। अगला क्वेश्चन यहां देखो, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। इन चारों में से जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर का है अकाल पुरुष गांधी या विवर्त या भारत की एकता या फिर हमारे धरती के फूल, जल्दी बताओ वासुदेव शरण अग्रवाल की इन चारों में से कौन सी रचना है? तो वो है भारतीय यानी कि भारत की एकता, ठीक है, भारत की एकता जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। ये सब जो है बहुत वायरल है भैया, बहुत वायरल है 18 फरवरी पेपर के लिए। तो जितने बच्चे अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई करना शुरू कर दो। जो पढ़ा रहे हैं उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाओ खुद से और हर एक क्वेश्चन आप रटो, तैयार करो, कम से कम 2 घंटे हिंदी को दो, ठीक है, 2 घंटे पढ़ो हिंदी, क्योंकि 100 नंबर का हिंदी का भी पेपर होता है। बहुत सारे बच्चे केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पढ़ते रहते हैं, हिंदी को नहीं पढ़ते। आपको सारा सब्जेक्ट को टाइम देना है। हिंदी में भी 95% लाओगे तभी आप टॉपर बनोगे, एक सब्जेक्ट पढ़ने से कोई टॉपर नहीं बनता। 5वां क्वेश्चन है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना है या फिर लेखक है, जल्दी बताओ। आवारा मसीहा सबसे पहले याद रखना कि ये एक जीवनी विधा की रचना है। किस विधा की है? जीवनी विधा की। और इसके जो है लेखक धर्मवीर भारती नहीं, उपेंद्र नाथ अशक नहीं, यशपाल नहीं, हमारे विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर, घा वाला ऑप्शन सही है। यहां से हम लोगों ने भैया 5 में 5 नंबर बिल्कुल पक्का कर लिए, जो आएगा आपके बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी में, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और यहां तक आपको समझ में आ गया ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ध्यान से समझना भैया, बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी के लिए बिल्कुल वायरल क्वेश्चन, बिल्कुल 100% वायरल क्वेश्चन। जो बता रहे वही छपेगा बोर्ड पेपर में, ये गारंटी है। जाके पेपर आप लोग देना और फिर आके घर पे मिला लेना ये वीडियो खोलकर। आज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो यहां लिखा हुआ है कि हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल का नाम किसने दिया? चारण काल का नाम किसने दिया? राहुल संस्कृत्यानंद या फिर हमारे रामचंद्र शुक्ल जी या राम कुमार वर्मा या फिर हमारा डॉक्टर नागेंद्र, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है, तो वो है हमारे राम कुमार वर्मा जी, यानी कि हमारा हिंदी साहित्य के आदिकाल को जो चारण काल नाम दिया था वो हमारे राम कुमार वर्मा जी ने दिया था, ठीक है। बहुत वायरल क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 7 हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्ण मध्यकाल कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्ण मध्यकाल किसे कहा जाता है? बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। आदिकाल को या भक्ति काल को या रीति काल को या आधुनिक काल को? तो याद रखना कि उसे हम लोग भक्ति काल को कहते हैं। किसे कहते हैं? भक्ति काल, ठीक है। खा वाला ऑप्शन हमारा सही है। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत वायरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ज्यादा वायरल है बोर्ड एग्जाम 2026 18 फरवरी के लिए। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पे मिला? बहुत बार आया हुआ है, हर साल पेपर में आता है, हर साल आता है। तो भैया बिल्कुल तैयार होना चाहिए, जितना पढ़ा रहे हैं बिल्कुल तैयार कर लो, ठीक है। अब लास्ट टाइम है, हर आपका सब्जेक्ट का मैराथन चलेगा 2-2 घंटा, 1-1 घंटा। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और आप लोग शेयर भी कर दिया करो, ताकि हम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। तो भैया लोकायतन पर नहीं मिला था, कला और बूढ़ा नहीं, युगांत पे नहीं, चितंबरा पे मिला था। याद रखना कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो चितंबरा पे मिला था, ठीक है। ये हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे अब हम लोग आते हैं और भैया इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो 100% नहीं 1000% आएगा कि कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर का है साहित्य अकेडमी या ज्ञानपीठ या मंगला प्रसाद या सोवियत लैंड नेहरू, जल्दी बताओ कौन सा सही है? तो ये है हमारा साहित्य अकेडमी, साहित्य अकेडमी, ठीक है। 9 में 9 नंबर पक्का हो गया ना, बिल्कुल वायरल है। आज मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ो और फिर जाओ पेपर में छाप कर आओ, कोई नहीं रोक सकता।
10 नंबर कितनी नावों में कितनी बार, बहुत वायरल है। ये किसकी कृति है? ऑप्शन है भैया सचिनानंद हीरानंद बच्चन अज्ञेय की है, बिल्कुल सही। हरिवंश राय बच्चन की नहीं है, गिरिजा माथुर की नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत का भी नहीं है। ठीक है, तो ये 10 में 10 नंबर आपका पक्का हो गया, क्योंकि ये बहुत वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे स्टूडेंट। बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी के लिए, 18 फरवरी के लिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर मान लो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो एमसीक्यू का ट्रिक समझ लो। ठीक है, एमसीक्यू ट्रिक से आप करोगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, देखो ट्रिक से मैं कुछ ट्रिक्स बता देता हूं, ठीक है, वो आप लोग ध्यान रखना, हमेशा याद रखना। देखो अगर आप लोगों को पहला ट्रिक ध्यान रखो, पहला ट्रिक अगर आपके ऑप्शंस में ऐसा ऑप्शन आए, 4 ऑप्शन में कि ऑप्शन का व ऑप्शन खा दोनों विकल्प, तो ऐसे ऑप्शंस लगभग सही होते हैं। ठीक है, ये पहला ट्रिक। ठीक है, दूसरा अगर आप लोगों का भैया दूसरा अगर आए इनमें से सभी, तो ये भी ऑप्शंस भैया कुछ ना कुछ हद तक सही होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लगा सकते हो। तीसरा, अगर कथन और कारण वाले आए, कथन और कारण वाले ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये नया पेपर है तो नए पेपर में जुड़ा है कथन और कारण वाला, तो इसमें याद रखना कि इसमें ज्यादातर भैया हम लोग देखें तो इसमें ए वाला सही होता है और व फिर सी वाला, यानी कि का या फिर गा वाला ऑप्शन सही होता है। ठीक है, एक ट्रिक और याद रखना, मान लो ये सब ना आए तो आपको तुक्का लगाना है ना, तुक्का लगाना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो तुक्का आप लोग कौन से ऑप्शंस पे लगाओगे? तुक्का आप लोग भैया हिंदी में 12th हिंदी में ऑप्शन नंबर वी व फिर सी पर लगाना, यानी कि अगर हिंदी में कहें तो खा या फिर गा पर लगाना। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप एमसीक्यू को भैया 18 फरवरी में कर सकते हो। मान लो ना आए तो आप ये ट्रिक से आप बिल्कुल सही कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे वायरल ट्रिक्स हैं। अब हम लोग देखते हैं क्लास 12 हिंदी के इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश जो बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी के लिए बिल्कुल वायरल है, तो ये आप लोग नोट कर लो। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया ना। अब हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक, यानी कि गद्यांश और पद्यांश, और वो गद्यांश और पद्यांश बताऊंगा ना जो 18 फरवरी पेपर में बिल्कुल छपेगा, और 10 नंबर सबसे पहले हम आपका पक्का कराएंगे गद्यांश का। ठीक है, ये बहुत ज्यादा वायरल है। ये आपका 18 फरवरी को जो पेपर है ना वहां एकदम 100% आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल वायरल है। पेपर देकर आना, मिला लेना। ठीक है, हर स्टूडेंट के लिए वायरल है। देखो ये आपका 2020, 24, 25, 2022 ये एक कोड में आया हुआ है। ऐसे 7 कोड में सोचो कितनी बार ये गद्यांश आया हुआ है 12th हिंदी में, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ो। सबसे बड़ी बच्चों की गलती होती है वो को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। पहले ध्यान से पढ़ो, 2 बार तो कम से कम रेखांकित अंश को पढ़ो, 50% आपको पता चल जाएगा पहले ही। देखो भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। अब यहां से अंडरलाइन है, संस्कृति परंपरा के निर्गत होने पर परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप से देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयोगों की नई भाव विचारधाराओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों की खोज करना महत्व आवश्यक है। ये बहुत वायरल है भैया, बिल्कुल वायरल है, एकदम 100%, एकदम 100%, तो बहुत ज्यादा वायरल है। अब इसको पहले आपने ध्यान से पढ़ लिया। अब ये 5 क्वेश्चंस भी हैं, 2-2 नंबर की 5 क्वेश्चंस इस गद्यांश के, तो चलो हम लोग देखते हैं। क्या क्वेश्चन होता है जो कि हर एक गद्यांश में होता है? उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो, 2 नंबर, ये हर एक गद्यांश में रहता है। ठीक है, पाठ और लेखक का नाम, मैं आपको पाठ और लेखक का ट्रिक बता दूंगा, क्योंकि हमारे पास है बहुत बेहतरीन ट्रिक। चाहे आपका पाठ और लेखक, पाठ भी पहचान लोगे और लेखक भी बता दोगे। ठीक है, तो वो चीज मैं आपको जल्द ही दूंगा भाई। हिंदी में जब तक हम लोग फोड़ेंगे नहीं 95%, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं 12th हिंदी में। दूसरा है भैया रेखांकित अंश की व्याख्या, ये भी 2 नंबर मिल जाएगा। तीसरा है प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है, ये भी 2 नंबर मिल जाएगा। चौथा है संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, ये भी 2 नंबर मिल जाएगा। सब गद्यांश में इसका आंसर छुपा है। किसकी गति विज्ञान के प्रगति के साथ जोड़ी गई है, ये भी 2 नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे,
देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा वायरल है। तो देखो सबसे पहले हम लोग पहला यानी कि संदर्भ यानी कि पहला होता है, तो इसमें क्या करना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित श्रेष्ठ विचारक निबंधकार। अब यहां इस चीज को आपको अंडरलाइन करके अलग पेन से लिखना है, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, ठीक है, क्योंकि ये जो है लेखक हैं, इसको आप विलेख से लिख देना। मान लो आप सारी चीजें विलू से लिख रहे हो पेपर में, तो इसको विलेख से कर देना, ठीक है। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता पाठ है, तो इसलिए आप इसको भी विलेख कर लेना, ठीक है। शोधक निबंध से अवतरित है। लो भैया 2 नंबर पक्का हो गया। अब दूसरा है कौन सा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो भैया आप पहले रेखांकित अंश नहीं आता तो गद्यांश में से आप बना बना के कम से कम 8 लाइन आप कट करके लिख दो। आप अपनी देहाती भाषा में बना बना के 8 लाइन कट करके लिख देना गद्यांश में से, बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा। देखो भाषा किसी भी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग होती है, बिल्कुल भाई आप जिस तरह बोलोगे वैसे आप पहचान जाते हैं लोग कि कहां से हैं, ठीक है, क्योंकि भाषा का निर्माण समाज के द्वारा किया जाता है और भाषा जो है अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। संस्कृति की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होती है, और परंपराएं जो होती हैं क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए संस्कृति भी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृति गतिशील होती है, अगर बदलती है तो वो गतिशील होती है, मतलब वो खुद को बदलती रहती है, ठीक है। भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वो नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। निष्पत्ति संस्कृति में हुए परिवर्तन को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोग, नए नए शब्द की खोज कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों की उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। ये हमारा हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या, थोड़ा बड़ा करना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक किस बात पर बल दे रहा है और संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो किस बात पर बल दे रहा है, देखो प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा के नए प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। यानी कि डायरेक्टली आप कह सकते हो कि लेखक ने भाषा पर बल दिया है, बस, ठीक है। अगला है संस्कृति का अटूट अंग भाषा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो कि ये 5वां देख लो क्या पूछ रहा है। पहले किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी गई है, तो ये तो बहुत आसान है, ठीक है, कि संस्कृति की गति जो है विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी गई है। तो ये आप अगर 5 क्वेश्चंस कर लेते हो, 5 क्वेश्चंस, ठीक है, बस बहुत आसान से, और आपको मिल जाएगा 10 मार्क्स। और ये जो है 18 फरवरी में छपने वाले हैं, बिल्कुल छपेगा, तो ये आप लोग जल्दी से तैयार कर लो। अगर हिंदी में आप लोगों को 100 में 100 नंबर लाना है ना, तो जितना पढ़ा रहे हैं उतना आप तैयार कर लो, ठीक है, तैयार कर लो। तो ये हो गया हमारा बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश बोर्ड परीक्षा 2026 18 फरवरी के लिए 10 नंबर पक्का ना। ऑब्जेक्टिव और गद्यांश समझ में आ गया। अब हम लोग पद्यांश को समझते हैं जो बोर्ड पेपर में 100% आएगा। हम लोग देखते हैं 18 फरवरी पेपर के लिए वो पद्यांश जो एकदम 100% आएगा, ठीक है, बिल्कुल 100 नहीं 1000% आएगा, बिल्कुल तैयार कर लेना, क्योंकि ये बहुत वायरल पद्यांश है। 10 में 10 नंबर पक्का हो जाएगा। देखो एक कोड में 2020, 23, 25 और 22 में आया हुआ, ऐसे 7 कोड पेपर में सोचो कितनी बार आया होगा, तो बिल्कुल तैयार कर लेना। ये 18 फरवरी के लिए बिल्कुल वायरल है। ये वाला पद्यांश आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैंने पढ़ाया भी है, दोबारा पढ़ लो। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना के तू सुंदरी को, और जो थोड़ी सी शर्मित हो गोद में श्रांति खोना, और ओठों की और कमल रूपी मुख की लालिमाओं को तुम मिटाना, और कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे प्रस उनकी क्लांताओं को मिटाना, जाता कोई जलद यद व्योम तो हो उसे ला, और छाया द्वारा सुखित करना, और तप्त भूतांगना को मिटाना। तो ये इतना ज्यादा वायरल है कि आपका 10 में 10 नंबर पक्का कर देगा पद्यांश। देखो जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ो, ठीक है, बस, और कुछ नहीं करना है। पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करो, फालतू की चीजें आप छोड़ दो, मेहनत करो, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। देखो एक बात याद रखना कि इस दुनिया को आपसे मतलब नहीं है, आपके रिजल्ट से मतलब है। एक एग्जाम्पल से समझो, मान लो आप रूम में बैठकर पढ़ रहे हो और आप सक्सेस हो गए, मतलब आप पास हो गए, तो वो दुनिया वाले कहेंगे कि वो बच्चा दिन रात पढ़ाई कर रहा था, और आपका सब लोग एग्जाम्पल देंगे कि उसकी तरह पढ़ो। और मान लो आप फेल हो गए ना, तो वही दुनिया आपको कहेगी कि वो बच्चा पढ़ाई नहीं बल्कि घर में बैठकर फिल्म देख रहा था, बात कर रहा था, इधर उधर कर रहा था, कुछ नहीं पढ़ाई कर रहा था। वही दुनिया वाले हैं। तो दुनिया वालों को आपसे नहीं, आपके रिजल्ट से मतलब है, तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दो।
देखो ठीक है। अब ये हमारा 5 क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड रहेगा। 5 क्वेश्चंस देखो, उपयुक्त पद्यांश में शीर्षक और कवि का नाम लिखो भैया 2 नंबर, बहुत ज्यादा वायरल है, यानी कि पाठ और कवि का नाम। और उपयुक्त पद्यांश में प्रसंग लिखिए 2 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या करो 2 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं 2 नंबर, ठीक है। और राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है 2 नंबर। अगर आपने ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो 10 में 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हर एक चीज आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा, मतलब आपको 10 में 10 नंबर। अब हम लोग एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं, बहुत अच्छे से सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत अच्छे से लिख लेना कॉपी में। देखो पहला जो है वो है उत्तर समझो, पहला जो कि संदर्भ रहेगा, तो पहला डालो प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसको आप थोड़ा अलग टाइप से लिखना, मतलब अगर आप सारा विलू से लिख रहे हो तो विलेख से इसको हाईलाइट कर लेना, नीचे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से या काव्यांश से उद्गृत है। लो भैया 2 नंबर पक्का हो गया। दूसरा, उपयुक्त पद्यांश में राधा यानी कि पवन जो है दूतिका से वार्तालाप कर रही है और राधा जी पवन श्री कृष्ण के पास भेजा है, वह उससे कहती हैं कि जाते जाते मार्ग में कोई थकी हुई महिला दिखाई दे तो आप उनके स्पर्श जाके उनके थकान को मिटाना। 2 क्वेश्चन हो गया ना। तीसरा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो भैया रेखांकित अंश की व्याख्या समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालो, हे पवन, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये पढ़ने में अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है इसको पढ़ने में। हे पवन, यदि तुम मार्ग में कोई लाजवंती का मतलब पत्नी जो होती है, मतलब जो महिलाएं होती हैं, मतलब जो महिलाएं जो होती हैं, सॉरी, वो जो शर्माती हैं, मतलब वो उसे कहते हैं लाजवंती, ठीक है। तो लाजवंती जो होती है स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से ना बहना कि उनके वस्त्र को अस्त व्यस्त हो जाए, मतलब इतनी तेज से मत बहना कि उनके वस्त्र उड़ने लगे, ठीक है, अस्त व्यस्त हो जाए और उसका शरीर उमड़ जाए, ठीक है। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हो तो उनको गोद में लेना और उसके चारों ओर घेर कर उनकी थकान को मिटा देना, जिससे वह थकान के कारण उसके जो मुख यानी कि ओंठ जो हैं वो मुरझाया हुआ है तो कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो उठे। हे पवन, यदि खेत में कोई थकी हुई स्त्री किसान दिखाई दे तो धीरे धीरे उनके स्पर्श जाके उनके संपूर्ण थकावट को दूर कर देना, ठीक है। बस इतना ही रेखांकित अंश है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बस, ठीक है। अब देखो इसमें तीसरा यानी कि चौथा क्वेश्चन है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। राधा ने पवन दूतिका को मतलब कृषक के लिए, तो ये दोनों क्वेश्चन यहां समझ लो। चौथा नंबर क्वेश्चन, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार यानी कि अच्छा व्यवहार करने को कहती हैं। और पांचवा है कि राधा ने पवन दूतिका को थकित कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा मतलब पूरा अच्छे से ढकने को कहा है, ठीक है। बस ये 5 क्वेश्चंस हो जाए फिर आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो अब हम लोग इसके बाद देखेंगे रस छंद अलंकार 6 नंबर पक्का करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 नंबर पक्का कर लिया है, प्लस 10 नंबर आपका गद्यांश, प्लस 10 नंबर पद्यांश, मतलब 30 मार्क्स हम लोग पक्का कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे ही हम लोग पूरा हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जो पक्का करेंगे वो क्या है, वो है रस छंद अलंकार फिर निबंध। ऐसे करके हम लोग आज 50 यानी कि आधा हिंदी खत्म कर लेंगे, आधा हिंदी हम लोग आज खत्म कर लेंगे। बस आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो बच्चों, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ना, पूरा पद्यांश गद्यांश मान लो आपको ना आए तो आप बना के उसी गद्यांश में से कट करके लिख देना, पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो गद्यांश पद्यांश समझ में आ गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और हम लोग देखते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट रस छंद अलंकार है, कैसे लिखना है, रस छंद अलंकार बोर्ड एग्जाम में कैसे आता है, सब कुछ बताएंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं रस छंद अलंकार। 2026 बोर्ड में क्लास 12 हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी का पेपर देने वाले, तो हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, जो कि रस छंद अलंकार, ठीक है। आज मैं आप लोगों को रस छंद अलंकार ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। अगर आपको भैया नहीं आता तो आप बना कर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग अभी तुरंत भैया 6 में 6 नंबर बिल्कुल पक्का कर लो। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा और 100% वही आएगा जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 100% आपका यही आएगा रस छंद अलंकार जो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ में मैं आपको बिना पढ़े भैया ट्रिक भी बताऊंगा। मान लो आपको ना याद हो तो आप बिना पढ़े आप ट्रिक से लिख सकते हो, ठीक है। बिना पढ़े आप रस छंद अलंकार ट्रिक से लिख सकते हो। रस का भी ट्रिक है, छंद का भी
ट्रिक है, अलंकार व ट्रिक है। तो आपका 2 नंबर रस आएगा, 2 नंबर छंद आएगा, प्लस 2 नंबर अलंकार, 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को भैया लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे रस, ठीक है, रस से शुरुआत करेंगे और 2 नंबर आपका पक्का करेंगे, फिर छंद, फिर अलंकार। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले रस का टॉपिक। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे रस से, ठीक है। जितने भी रस हैं जो बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को पूछा जाएगा, वही रस मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, ठीक है, बस वही मैं आपको बताऊंगा। और आपका 2 नंबर सबसे पहले मैं रस का पक्का कराऊंगा। देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि आपको रस छंद अलंकार, मान लो कोई भी दिक्कत है, तो रस छंद अलंकार को हम लोग भैया ट्रिक से भी समझेंगे। आपको ऐसा ट्रिक बता देंगे कि आप जिंदगी भर रस छंद अलंकार नहीं भूलोगे। ये ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। और 6 नंबर तो आपका अभी पक्का हो जाएगा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, 6 में 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा रस छंद अलंकार का। और ट्रिक के साथ बताएंगे आप 2 मिनट में, कहीं भी, चाहे पेपर में आए या फिर आप लोग वैसे कोई भी पूछे तो आप बता दोगे। पेपर में तो 6 नंबर आपका पक्का ही हो जाएगा रस छंद अलंकार का। तो रस पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा एक चीज देखना होगा जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये रस का अस्थाई भाव मैं सभी का लिखा हूं, लेकिन आप सभी का पढ़ो या ना पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लो, ठीक है। आपके 2, 3, 4 जो भी इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लो। जैसे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। अगर आपने ये अस्थाई भाव पढ़ लिया ना, जान लिया, तो आपको रस का टेंशन खत्म कर देना। हास रस का होता है हास होता है, करुण रस का शोक होता है, ठीक है, वीर रस का उत्साह होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, ठीक है, एंड भयानक रस का भय होता है, एंड वीतास रस का जो होता है वो आपका जुगुता या फिर घृणा होता है, और जो आपका अद्भुत रस का विस्मय होता है, शांत रस का आपका निर्वेद होता है, और रस का होता है वत्सल, एंड भक्ति रस का भक्ति होता है। इसमें आपका ये पढ़ लो भैया, श्रृंगार रस का, हास्य रस का, करुण रस का, वीर रस का, बस, और एक आप शांत रस का, बस ये 5 चीजें आप जान लो, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें से जो आएगा वो तो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो आप सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं रस से। रस, ठीक है, ध्यान से समझना एक एक टॉपिक को। रस, और रस में कौन कौन सा आएगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, आपका जो मैं रस पढ़ाने वाला हूं वही 100% 18 फरवरी को आएगा, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे हास्य रस। अब रस का ट्रिक आप लोग समझ लो। देखो, रस का जो ट्रिक है वो आप लोग थोड़ा सा समझो। मैं आप लोगों को बता दूं कि रस का एक ही ट्रिक है। सबसे पहले आप अस्थाई भाव याद कर लेना। फिर जैसे हास्य रस का अस्थाई भाव जो होता है हास होता है, ठीक है। जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करता है तो हास रस की निष्पत्ति होती है। कोई सा भी रस आ जाए, मान लो आपका करुण रस आ गया, तो आपको लिखना है, ध्यान से समझो, ट्रिक आप लोग समझ लो, कुछ नहीं करना है भैया रस में। अब देखो, करुण रस आ गया, तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है जब करुण नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव में संयोग करता है, तो वहां करुण रस की निष्पत्ति होती है या करुण रस होता है। कोई सा भी रस आ जाए, अगर देखो, केवल आपको यहां अस्थाई भाव चेंज करना है, ध्यान से समझ लो। रस का ट्रिक आप लोग समझ लो। यहां केवल और केवल क्या करना, अस्थाई भाव चेंज करना है। जो भी अस्थाई भाव है, जो रस आया है, वीर रस आया तो वीर रस का अस्थाई भाव लिख देना। अब यहां जब आपका जो भी अस्थाई भाव हो वो लिखो, नामक विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होता है, तो जो भी आपका हो वो लिख दो, बस। ट्रिक तो आपको समझ में आ गया ना। केवल अस्थाई भाव आपको चेंज करना है, बस अस्थाई भाव चेंज कर दो यहां जो आप लोगों का, और जो भी रस है वो लिख दो। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिक यही है कि आप लोग यहां स्थायी भाव चेंज कर दो, जो भी है, करुण रस है तो शोक कर दो, और यहां पर शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां करुण रस होता है। बस ये ट्रिक है। अब देखो, उदाहरण हम लोग देखते हैं हास्य रस का। हास्य रस भैया 1000% आपके बोर्ड पेपर में आएगा 12th हिंदी में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो, हाथी जैसा देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी और खरबूजे जैसा गाल, ये आपका हास्य रस का उदाहरण है। देखो, जिसमें हंसना आए। अब इसको पढ़ने के बाद, हाथी जैसा देह है, मतलब आपका जो देही है, जो बॉडी है वो हाथी जैसा है। गेंडे जैसा खाल, और आपका जो खाल है वो मोटा मोटा गेंडे जैसा है। तरबूजे जैसी खोपड़ी, और आपका जो खोपड़ी है वो गोल गोल तरबूजे जैसा है, और जो है खरबूजे जैसा गाल, खरबूजे जैसा गाल है। तो ये आपको पढ़ने पर हंसी आया, बस समझ लो हास्य रस हो गया। इतना ही लिखना है बस।
ठीक है, हास्य रस में इतना ही लिखना है, आप लोग ये समझ लो। अब ऐसे ही आप किसी भी रस का आप लिख सकते हो। मैं एक और रस पढ़ा देता हूं, देखो करुण रस पढ़ लो, क्योंकि ये दोनों एकदम 100% भैया पक्का होता है। तो देखो वही चीज है, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। ठीक है, कोई सा भी रस आए परिभाषा सेम ही रहेगा। ठीक है, जब शोक अस्थायी भाव जो है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां करुण रस होता है। बस यही आपको छोटा सा पढ़ना है भैया, केवल और केवल अस्थाई भाव चेंज करना है बस, और आपका सब कुछ सेम ही रहेगा। अब रस से तो हमें नहीं लगता कि किसी बच्चे को दिक्कत होगा। रस का ट्रिक तो सभी को पता चल गया होगा, रस ट्रिक जो कि आप लोगों को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया। बस उदाहरण सभी का तैयार कर लो, एक एक उदाहरण जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तैयार कर लो बस। अब देखो यहां जो हम लोग देखने वाले हैं वो है इसका एग्जाम्पल। मैंने बताया ना करुण रस में रोना आएगा, शोक आएगा, तो उदाहरण समझ लो कि क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। इसमें दुख शब्द आया, शोक आया ना दुख, तो वो समझ लो भैया करुण रस है। अब आपको बस दो ही रस पढ़ना है, मान लो और कोई रस आ भी जाए तो आप केवल यहां स्थायी भाव चेंज करो और आपका रस का जो है वो ट्रिक बन गया। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया रस, 2 नंबर पक्का हो गया ना। ट्रिक भी मैंने आपको बिल्कुल से बता दिया। ठीक है, रस से अब आपको कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये हैं आपके 2 रस, और आपके ये जो रस हैं बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 1000% फिक्स वाले रस हैं। ठीक है, बिल्कुल फिक्स वाले रस हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। रस के बाद अब हम लोग समझने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट अलंकार जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। रस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना ट्रिक के साथ। मैंने आपको ट्रिक भी बताया है। अब हम लोग अलंकार को समझने वाले हैं। 2 नंबर हमारा फिर पक्का हो जाएगा अलंकार। रस का 2 नंबर पक्का हो गया, अब हम लोग अलंकार का 2 नंबर पक्का करेंगे। देखो ये जो अलंकार मैं आपको बताऊंगा ये बिल्कुल 1000% बोर्ड एग्जाम में आएगा। जो मैं आपको बताऊंगा 12th हिंदी में 18 फरवरी को बिल्कुल छपेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुप्रास अलंकार। बहुत वायरल है भैया, बहुत वायरल। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 हर साल आया हुआ है, और 2026 में 18 फरवरी को छपेगा। देखो अनुप्रास का मतलब होता है बहुत आसान, मैं आपको बता दूं। जैसे आपका एक ही वर्ण है, जैसे मां है मामा, कई बार आ जाए, एक से अधिक बार आ जाए, का है का एक से अधिक बार आ जाए, मतलब एक ही वर्ण एक से अधिक बार आए तो वहां आप समझ जाओ कि वो हमारा क्या है, अनुप्रास अलंकार है। देखो मैं आपको एक परिभाषा देख लो, जैसे एक ही वर्ण का मतलब एक ही अक्षर बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। बहुत आसान सा मैंने आपको बताया हूं, सबसे आसान और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो एक ही वर्ण अगर बार बार आए, एक से अधिक बार आए, तो वहां आप समझ जाना अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण के लिए देखो, जैसे देखो कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम वान व्यारी। अब इसमें देखो का एक से अधिक बार आया, भा एक से अधिक बार आया, घा एक से अधिक बार आया। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या है, हमारा ये जो है एक अनुप्रास अलंकार है। बहुत आसानी से आप कह सकते हो। स्पष्टीकरण में आप लिख दो भैया, इस उदाहरण में का भा रा घा मा अक्षर एक से अधिक बार आया है, इसलिए हमारा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या है, अनुप्रास अलंकार है। सभी स्टूडेंट कमेंट में बताना, एक उदाहरण आप लोग कमेंट करना अनुप्रास अलंकार का। सभी स्टूडेंट एक उदाहरण कमेंट करना, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट कर देना। ठीक है, तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुप्रास अलंकार बहुत बार आया हुआ है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगला देखते हैं। अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया। अब दूसरा यमक अलंकार समझेंगे, बिल्कुल 1000%। जो बता रहा हूं उतना पढ़ लो भैया, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यमक अलंकार 2014 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 23 में, 24 में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। अब यमक का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत आसान भाषा लिखा हूं। जब एक ही शब्द का मतलब जो वर्ण होता है उससे मिलकर शब्द बनता है। जैसे देखो यहां मैंने 3 वर्ण को मिलाया, कनक। अब कनक जो है एक से अधिक बार आ जाए, कनक। ठीक है, लेकिन अर्थ अलग हो। जैसे इस कनक का मतलब होता है धतूरा, इस कनक का मतलब होता है सोना।
ठीक है, तो उसका अर्थ अलग हो, ठीक है, ध्यान से समझना। तो वही कह रहा है कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है तथा उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है तो वहां हमारा रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए बहुत आसान सा उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। अब यहां घटा शब्द भैया कितनी बार है? एक से अधिक, अर्थात 2 बार आया हुआ है। नभ में मंडल तारक वृंद खिले। अब यहां स्पष्टीकरण में आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बहुत आसान सा स्पष्टीकरण में, कि यहां जो है इस उदाहरण में घटा शब्द एक से अधिक बार आया हुआ है। एक घटा का मतलब होता है कि जैसे एक घटा होता है, और एक का मतलब जो काली घटा, मतलब उसका जो है घमंड मतलब घटा मतलब कम हुआ, ठीक है। तो इसलिए यहां हमारा यमक अलंकार होगा। बहुत आसान है ना, समझ में आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला जो है वो है रूपक अलंकार। बिल्कुल भैया 1000% छपने वाला, 2014, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24 बहुत बार आया हुआ है, तो पेपर में तो छपेगा, ये तो गारंटी है। देखो, जहां उपमेय जिसके लिए उपमा दी जाती है तथा उपमान उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाती है का निरोध सहित आरोप किया जाए, वहां हमारा रूपक अलंकार होता है। आप डायरेक्टली अगर शॉर्टकट में लिखना चाहते हो तो यहां से लिख सकते हो। कैसे? देखो, बहुत आसान। देखो, लिख सकते हो जहां उपमेय में उपमान का निरोध सहित आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। बस इसको आप हटा भी सकते हो। ये मैंने इसका मतलब जैसे अर्थ लिखा है, उपमेय का अर्थ क्या होता है और यहां उपमान का अर्थ क्या होता है, वो चीज मैंने लिख दिया ताकि आपको और अच्छा समझ में आएगा। अब उदाहरण आप लोग देख लो, बहुत आसान सा उदाहरण है कि देखो, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी और प्रकट न लाज निशा अवलोकी। बहुत ज्यादा आसान सा है, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल है। स्पष्टीकरण देखो, यहां गिरा जो है वाणी में भौरों का, मुख में कमल का और लाज में निशा का निरोध सहित आरोप होने का रूपक अलंकार हो जाएगा। समझ में आ गया? हम लोग लास्ट जो अलंकार है वो उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उत्प्रेक्षा अलंकार एकदम 100% आने वाला। 2024 सॉरी 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 बहुत बार आया हुआ है। और उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत आसान है। इसका ट्रिक अगर हम लोग बताएं तो उत्प्रेक्षा में आपको हर उदाहरण में क्या मिलेगा? मनोजनो, ये सब उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं। मनोजनो, मनहु, जनहु, ठीक है, और मनु मानो, यही सब मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये सब शब्द मिले तो वो आप समझ जाना कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखो, इसमें अगर हम लोग बहुत आसान भाषा में समझे तो इसमें जहां उपमेय, जो उपमेय होता है, ये चीज तो मैंने लिखा है जिसके लिए उपमा दी जाए, ठीक है, तथा उपमान यानी कि उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाए, संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कहने का मतलब उपमेय में उपमान की अगर संभावना किया जाए तो वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए बहुत आसान सा है, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आपत्ति प्रभात। बस हो गया। बताओ इसमें क्या हार्ड है? मैंने आपको 4 अलंकार पढ़ाए। पहला मैंने अनुप्रास अलंकार पढ़ाया जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होता है। यमक अलंकार जिसमें एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होता है। मैंने रूपक अलंकार पढ़ाया जिसमें उपमेय में उपमान का क्या निरोध सहित आरोप किया जाए। फिर मैंने एक पढ़ाया क्या, वो मैंने पढ़ाया उत्प्रेक्षा अलंकार जिसमें उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। बस चारों कितना आसान है, मैंने आसान लैंग्वेज में पढ़ाया है। अब उदाहरण पढ़ लो, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारा कौन कौन सा, एक तो हमारा रस 2 नंबर पक्का हो गया, एक अलंकार का 2 नंबर पक्का हो गया। अब हम लोग छंद को पक्का करेंगे ट्रिक के साथ 2 नंबर, ठीक है। बहुत आसान लैंग्वेज में समझाएंगे तो आप लोग बस ये आप लोग रस अलंकार दोनों समझ में आ गया। अब हम लोग छंद को पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं छंद, और छंद में जो जो बताएंगे वही 1000% हमारे बोर्ड पेपर 18 फरवरी में आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम छंद में देखें तो सबसे पहले आपको पढ़ना दोहा। दोहा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हर साल आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोहा, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल है। अगर हम छंद की बात करें तो बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक है। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो अभी भी नहीं जागे हैं। तो बच्चों जाग जाओ, आपका पेपर बिल्कुल नजदीक है। देखो, अगर आप एक लड़का हो ना और आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपका ध्यान रखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखते, खुद के हेल्थ का ध्यान नहीं रखते तो आपका ध्यान रखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आपको मेहनत करना है, क्योंकि अगर आप मार्केट में बाइक लेके गिर जाओ ना तो लड़कों को कोई नहीं उठाता, एक्सीडेंट हो जाए फिर भी कोई नहीं पूछता। अगर वहीं एक लड़की गिर जाए ना, लाइन लग जाती है। तो लड़का हो तो मजबूत बनो, पैसे कमाओ, और आप लोग जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ो, फिर आप एक लड़का हो।
वरना आप लड़के के नाम पे कलंक हो। तो मेहनत करो और पढ़ाई करो। देखो ये है हमारा बहुत वायरल दोहा, जो कि बहुत बोर्ड एग्जाम में आया हुआ छंद है। अब इसको हम लोग समझेंगे। देखो दोहा जो होता है एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, जिनके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा। देखो इसका ट्रिक याद रखना, पहले का मतलब पहला चरण और तीसरा का मतलब तीसरा चरण। मतलब ये 13 बन गया ना, तो मतलब 13 मात्रा। दोहा में याद रखना कि पहला और तीसरा चरण, ये पहला और तीसरा मिला के 13 बन गया ना, तो 13-13 मात्राएं, ठीक है। और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कुल मिला के 2 ही चीज होता है, एक 13 और 11। अगर पहले और तीसरे में 13-13 हो गया तो दूसरे में 11 होगा ही, ठीक है। अब उदाहरण के लिए समझ लो, मेरी भौरा अबाधा हरो राधा नागर सोई जातन की झाई परे शाम उदित गिर हुई, ठीक है। बस आपको ये पढ़ लेना है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मात्राएं आप लोग गिन सकते हो। तो अगर आपको मात्रा गिनना ना आए तो भी आप देखो, अगर एक मात्रा ऐसे लगाया जाता है, 2 मात्रा ऐसे, ठीक है, तो आप वैसे लिख देना, छोड़ना मत। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, 1 है, 2 है, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। पहले चरण में 13, दूसरे में 11, 2 है 2 है 2 है 1 है 1 है 2 है 1 है, यानी कि 2 दूनी 4 2 6 2 8 2 10 11, ठीक है। मतलब पहले चरण में आपका 13 हो गया, दूसरे में 11, अब इसमें 13 होगा। 2 है 1 है 1 है 2 है 2 है 1 है एंड 1 है 2 है, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ आप 2 कर लेना, 13, ठीक है। फिर यहाँ आपका इसमें भी 11 होगा, 1 है 2 है 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है 2 है 1 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, मतलब 11, ठीक है। तो यानी कि आपका ये हो चुका है मात्रा गिनना। बस ऐसे ही मान लो आपको नहीं भी आता तो भी मात्रा गिन देना, मतलब ऐसे लिख देना, ठीक है। सबसे बड़ी बात, अगर बड़ी ई की मात्रा हो, जैसे बड़ा ऊ है, बड़ी ई है, तो 2 मात्रा कर देना, छोटी ई है तो 1 मात्रा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। देखो सोरठा 2 ही पढ़ना है छंद में, बस 2 ही, ठीक है। तो अब हम लोग सोरठा देखते हैं। देखो 2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 बहुत बार आया हुआ है। देखो सोरठा में क्या है कि सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। देखो अगर हम इसमें देखें, दोहा भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है, सोरठा भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इनके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है, उसका उल्टा होता है, ठीक है। तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, दोहा का उल्टा होता है, केवल दोहे का उल्टा होता है, ठीक है। तो वैसे भी तैयार हो गया, दोहा में पहले और तीसरे में 13-13, सोरठा में पहले और तीसरे में 11-11, ठीक है। उदाहरण के लिए देखो लिखा, राम स्वरूप तुम्हारा बयन अलगोचर बुद्धि पर और अविगत अकथत अपार नेति नेति नित अगम निगम कहा कर, ठीक है। अब इसको हम लोग मात्रा गिनते हैं, पहले और तीसरे में 11-11 है, यानी कि यहाँ 2 है 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है 2 है 1 है 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 11, ठीक है। 11 मात्रा पहले और तीसरे में, यानी कि अब हम लोग तीसरा गिन लेते हैं, 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब इसमें हमारे 14 मतलब 13-13 है, 1 1 1 1 2 1 1 2, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें भी अब 13 ही होगा, गिन लेना। तो ऐसे करके आप भैया छंद भी कंप्लीट कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको स्पष्टीकरण लिख देना है कि मैंने इसमें चेक किया तो हमारा पूरा है, पहले और तीसरे में 11-11 है, बस स्पष्टीकरण लिख देना मात्रा का। तो ये हमारा रस छंद अलंकार हो गया बिल्कुल पक्का। रस छंद अलंकार आपका बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में पक्का हो गया ना। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपसे कोई भी पूछे तो रस छंद अलंकार का 6 नंबर अपना पक्का कर लो। तो ये रस छंद अलंकार आपका हो गया बिल्कुल पक्का, ट्रिक से बताया हूं, ठीक है, ट्रिक से बता दिया। रस छंद अलंकार ट्रिक से आप लोगों का बिल्कुल पक्का हो गया, ठीक है। मतलब 6 में 6 नंबर पक्का हो गया 18 फरवरी पेपर के लिए। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। सभी स्टूडेंट को अच्छा लगा क्लास और बहुत ही मजा आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है इस क्लास के लिए, बहुत अच्छे से ट्रिक्स और बहुत सिंपल भाषा में परिभाषा उदाहरण लिया है। तो आज के इस वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कर, ये बता दो कि पेपर में एक अच्छा निबंध कैसे लिखें ताकि हमें फुल मार्क्स मिले। एक अच्छा तरीका का निबंध, ठीक है, लिखते तो सभी हैं, आपको एक ऐसा निबंध लिखना है जैसा एक टॉपर लिखता है, ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। अगर आप क्लास 12th में हो तो आपको 9 में 9
नंबर मिल जाए। साथ में आप सर ये बता दो कि हमारे बोर्ड परीक्षा में 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो एकदम 1000% भैया 18 फरवरी को छपेगा। तो हम सब चीजें देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट निबंध जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप लोगों को एक सही तरीके से निबंध कैसे लिखना है, और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में मैं आपको एक एक निबंध को समझाऊंगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। देखो, अगर आप देखो 2026 बोर्ड में पेपर देने वाले हो बोर्ड परीक्षा में, तो निबंध जो है आपको कौन कौन सा तैयार करना है, ताकि हमें भैया कंफ्यूजन ना हो बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का। तो सबसे पहला अगर हम निबंध लिखें, इससे पहले भैया आप वीडियो को लाइक शेयर कर दो। ठीक है, ये निबंध आप कहीं कॉपी में लिख लो और एकदम 100% 1000% आएगा। ठीक है, देखो पहला आपको प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, भैया बिल्कुल 1000% इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान अगर आप बोर्ड एग्जाम में देखोगे तो यह निबंध बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, नाम बदल सकता है, पर्यावरण संरक्षण कर सकता है, पर्यावरण को कैसे बचाएं, पर्यावरण ऐसे करके हो सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लो कहीं बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को छपेगा, आज ही मैं आपको बता दे रहा हूं। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि लाभ और हानि। जनसंख्या वृद्धि का आखिर हमें लाभ क्या है, हानि क्या है। जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है उतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, तो भाई जनसंख्या वृद्धि के लाभ बहुत कम है, हानि ज्यादा है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि हम दो हमारे दो, और जनसंख्या को नियंत्रित करो, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, और भारत का जो जनसंख्या है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत तेजी से। तो ये है हमारा दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध। और तीसरा आपको तैयार करना विज्ञान वरदान है अभिशाप, भैया 1000% इंपॉर्टेंट है कि भैया विज्ञान वरदान है अभिशाप। ये भी निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आपको ये भी निबंध जल्दी से तैयार कर लेना है। मैं वही निबंध बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में छपेगा और आप पूरा का पूरा नंबर करके आओगे। ठीक है, ये क्लास 10 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप 12th में हो तो 9 नंबर पक्का है, 10th में हो तो 7 नंबर पक्का है। अगला है छात्र और अनुशासन, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, छात्र और अनुशासन। पांचवा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 5 ऐसे निबंध हैं जो जिसमें से 2-3 निबंध बोर्ड एग्जाम में आएगा। एक निबंध मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, देख लेना भैया, ये छोड़ा था, आप एक्स्ट्रा वाला लिख लेना कि बेरोजगारी की समस्या। ये वाला निबंध भी देख लेना, बेरोजगारी की समस्या। देखो निबंध लिखने का सही तरीका क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये निबंध कहीं कॉपी में आप लिख लो और देख लो, आपको यही निबंध पढ़ना है। बोर्ड परीक्षा देने से पहले आप ये पढ़ लेना और जाके आप बोर्ड पेपर में छाप देना। ये निबंध इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो आपके बोर्ड पेपर में इसमें से 3 निबंध छपा हुआ है, 3 निबंध छपा है। आप देख लेना, गारंटी है, पेपर देकर आना, मिला लेना बैठ के। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं निबंध लिखने का सही तरीका क्या है, आखिर हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो ठीक है, एक सही तरीका वाला निबंध जैसा टॉपर लिखता है, चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। प्यारे स्टूडेंट देखो, निबंध जो है पेपर में भैया अच्छा निबंध कैसे लिखें, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको 18 फरवरी को अपने कॉपी में अप्लाई करना है। ठीक है, अपनी कॉपी में अप्लाई करना। अभी मैं आपको कॉपी में लिखकर दिखाऊंगा इसमें निबंध कैसे लिखते हैं, टेंशन मत लेना। लेकिन कुछ पॉइंट हैं जो आपके निबंध में भैया 4 में चांद लगा देगा और 9 में 9 नंबर पक्का करा देगा। क्लास 12 वालों का, क्लास 10 वालों का भी पक्का हो जाएगा। ये पॉइंट कुछ याद रखना। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बताने से पहले कुछ चीजें बता देता हूं जो निबंध के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप निबंध लिख रहे हो तो आप हेडिंग बनाकर लिखना भैया, हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक निबंध में कम से कम 6 हेडिंग से कम होना ही नहीं चाहिए। 6 हेडिंग एक निबंध में जरूरी है। और कुछ ऐसे कॉमन हेडिंग है जो हर निबंध में रहता ही है। पहला देखो, ऐसे 4 हेडिंग कॉमन है जो हर निबंध में आपको लिखना ही लिखना है। एक ट्रिक है भैया, हर निबंध में आप ये ट्रिक लगा सकते हो कि ये 4 हेडिंग आप लिख सकते हो, बस 2 हेडिंग आप एक्स्ट्रा बना के लिख दो बस। बताओ इससे अच्छा कोई बताएगा? सबसे पहले आप रूपरेखा, ये हेडिंग हर एक में कॉमन है, चाहे आप प्रदूषण पे लिख रहे हो, चाहे आप लोग भैया किसी पर भी लिख रहे हो, रूपरेखा जरूरी है, पहला हेडिंग। ठीक है, दूसरा हेडिंग आप लोगों को ध्यान रखना, प्रस्तावना।
प्रस्तावना, ये हेडिंग, दो हेडिंग आप लोगों का ये बहुत ज्यादा जरूरी है हर निबंध के लिए। तीसरा जो हेडिंग है मेरे प्यारे लाडलो, वो है जो चीज लिख रहे हो उसका अर्थ। अगर प्रदूषण लिख रहे हो तो प्रदूषण का अर्थ, अगर आप भैया बेरोजगारी लिख रहे हो तो बेरोजगारी का अर्थ, अगर आप जो भी लिख रहे हो उसका अर्थ। और चौथा नंबर हेडिंग है लास्ट वाला, उपसंहार, मतलब उपसंहार। ये चार ऐसे हेडिंग हैं जो हर एक निबंध में कॉमन है, और ये चार हेडिंग आप बना के लिखो, दो हेडिंग आप एक्स्ट्रा बना के लिख दो, 6 हेडिंग बहुत है भैया एक निबंध के लिए। एक परफेक्ट निबंध के लिए 6 हेडिंग बहुत है। एक टॉपर की कॉपी मैंने देखा है और उसने 6 हेडिंग लिखा है, क्लास 10 में भी देखा है, क्लास 12 में। क्लास 10 वाले को उसको मिला है 9 में 8.5 नंबर, ठीक है, राइटिंग का कटा। और क्लास 10 वाला भी इतना ही लिखा था, उसको मिला था 7 में 6.5 नंबर। तो आधा नंबर कट ही जाता है कितना भी कोशिश करो। तो ये पॉइंट याद रखना, हर एक निबंध में ये लिख सकते हो। अब अच्छा निबंध देखो, पहला निबंध सबसे अंत में लिखें। ऐसा नहीं कि आप पहले निबंध ही लिख रहे हो, निबंध आपको सबसे अंत में रखना है, ताकि आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप 5-6 पेज लिख दो, कम टाइम है 2-3 पेज लिख दो, इसीलिए निबंध को आप सबसे लास्ट में रखना, ठीक है। दूसरा, जितने शब्दों में बोले उतने ही शब्द में लिखो। अगर आपके पास टाइम कम है तो जितने शब्दों में भैया पेपर में कहा है सिर्फ उतने ही शब्दों में आपको निबंध लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और भी क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि क्लास 12 में 100 नंबर का पेपर होता है और टाइम कम हो जाता है, ठीक है। और पहले रूपरेखा जरूर डालें। ये जो रूपरेखा वाला हेडिंग बताया है ये हर एक निबंध में सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि रूपरेखा देखकर एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे देता है कि मतलब इसने पूरा का पूरा किया है, ठीक है। तो रूपरेखा जरूर डालना, उसमें जो जो हेडिंग आप डिस्कस करें वो लिख देना। मान लो आपको नहीं याद है, 2 लाइन छोड़ देना और फिर आप जो जो हेडिंग डिस्कस की हो लास्ट में रूपरेखा में लिख देना, ये हेडिंग, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात कि पेपर में निबंध जो है के लिए आप 20 से 25 मिनट भैया छोड़ दे। लास्ट में कम से कम 20 से 25 मिनट निबंध के लिए होना चाहिए, मैक्स कम से कम 20 से 25 मिनट, क्योंकि भाई आपको लिखना है अच्छा निबंध, तो 20 से 25 मिनट एक टॉपर के लिए बहुत है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो अच्छे निबंध के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको ये चीज करना है, ठीक है। इतना पॉइंट ध्यान रखना। आप कॉपी में हम कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में निबंध, चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 18 फरवरी को आपको भैया निबंध कैसे लिखना है, देखो आपको कॉपी जो है, मैं आपको कॉपी दिखा देता हूं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी। ये है बोर्ड एग्जाम की कॉपी और सेम कॉपी मैंने इस पे लिया है, ठीक है। ये कॉपी मैंने इस पर बोर्ड पे ले लिया ताकि आप लोगों को हर एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ये कॉपी में क्या करना है, ऐसे एक तरफ केवल अंडरलाइन करना है, ठीक है। मतलब इस साइड आपको ऐसे अंडरलाइन कर लेना है ब्लैक स्केच की सहायता से, ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद आपको भैया बीच में लिखना है। कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले आपको यहां प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। जैसे यहां मैंने डाला प्रश्नोत्तर संख्या 9, जो भी संख्या पे आता है निबंध वो आप लोग डाल लेना, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 9 मैंने डाला है तो ये 9 नंबर पे है तो 9 डाला है। और ये ऐसा निबंध है ना, ये वाला प्रदूषण की समस्या का समाधान, जो भैया 18 फरवरी को एकदम 100% छपेगा, ठीक है। 12th में भी और 10th में भी, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। बहुत वायरल है। कैसे लिख रहा है, सबसे पहले आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी डालना, रूपरेखा हेडिंग डाल देना, ठीक है। हम लोग ये 5 हेडिंग को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना डिस्कस करेंगे, ठीक है, प्रस्तावना वाला। फिर हम डिस्कस करेंगे प्रदूषण का अर्थ, ठीक है, प्रदूषण का अर्थ। जो जो हेडिंग आप डिस्कस करने वाले हो लाइन से लिख देना। तीसरा मैं हेडिंग डिस्कस करूंगा प्रदूषण के प्रकार। चौथा मैं डिस्कस करूंगा समस्या का समाधान। 5वां उपसंहार। ये 5 हेडिंग है और रूपरेखा लेकर 6 हेडिंग, ठीक है। मतलब ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस निबंध में एकदम फुल नंबर लाने के लिए, फुल मार्क्स के लिए हम इतनी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके प्रकार में हम कई सारे प्रकार को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रूपरेखा देख लिए ना। रूपरेखा आपको ऐसे ही लिखना है बोर्ड कॉपी में। कॉपी में सबसे पहले आप रूपरेखा हेडिंग डालना, जो जो हेडिंग आप डिस्कस किए वो लिख देना। ये बात समझ में आ गया, निबंध का पहला टॉपिक कि हमें ये चीज देखना है, ठीक है। आगे आ जाओ। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में क्या है, जो चीज आप जानते हो निबंध में वो चीज आप उसका एक छोटा सा भाग लिख दो, छोटा सा मतलब उसका बारे में लिख दो, बस। प्रस्तावना यही होता है, जिस चीज के बारे में आप लिखते हो उसका एक छोटा सा भाग लिख दो। जैसे आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इस समय हमारे समझ सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है, सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा और तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं। तो ये आप भैया लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप अपनी भाषा में लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, ये अपनी भाषा में मैंने लिखा है, ठीक है।
आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रदूषण बहुत ज्यादा खतरनाक होता है अपनी भाषा में, और अगर हम प्रदूषण को जल्दी से दूर नहीं करेंगे तो मानव जीवन के लिए बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, जीव जंतुओं के लिए खतरा हो सकता है, पशु पक्षी के लिए खतरा हो सकता है, और इससे हमारी मिट्टियां, हवा, जंगल सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। अपनी भाषा, देहाती भाषा में लिखना, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा हम लोग हेडिंग देखेंगे प्रदूषण का अर्थ, ठीक है। हेडिंग आप डालना तो ब्लैक स्केच से डालना, ब्लैक स्केच से नीचे अंडरलाइन, बिल्कुल एकदम सीधा अंडरलाइन करना, ठीक है। देखो, संतुलित वातावरण में ही मानव का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण जो है प्रकृति के द्वारा किया गया है, और बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर रहा है। भाई जनसंख्या जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतना ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि जिस घर में 4 लोग पहले थे अब वो प्रदूषण कर रहे थे, अब उसी घर में जनसंख्या बढ़ के 10 लोग हो गए, अब वो 10 लोग भैया प्रदूषण फैला रहे हैं, तो बताओ कितना बड़ा मतलब दोष है, ठीक है। इस प्रकार वातावरण को प्रदूषण करने वाले को प्रदूषण कहते हैं, और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। इससे मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है। बस ये आपको हो गया हमारा 3 हेडिंग, प्रदूषण का अर्थ, प्रस्तावना, साथ में प्रस्तावना और उपसंग, और आपका जो रूपरेखा, ठीक है। ये हेडिंग मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग अगला हेडिंग देखते हैं। अब अगला हेडिंग हम लोग प्रदूषण के प्रकार देखेंगे। अब जितने भी रूपों में आप प्रदूषण जानते हो, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपका जैसे रासायनिक प्रदूषण, जो भी जानते हो आप बना बना कर लिख देना। भाई निबंध का मतलब है कि रटना नहीं, बल्कि बना बना कर एक अच्छी भाषा में एक सही शब्द में लिखना। सही शब्दों का चयन करो, हिंदी की सही शब्दों का चयन करो, सही शब्दों में लिखना। ये नहीं कि आप निबंध थोड़ी रट पाओगे, निबंध तो आपको लिखना है अपनी भाषा में। तो आजकल के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में पाया जाता है। पहला यानी कि का वाला, वायु प्रदूषण। वायु में जीवन का अनिवार्य स्रोत है, और प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रहने के लिए भैया शुद्ध वायु अर्थात शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आजकल वायुमंडल में भी ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है, और वायु हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो चुका है। यह हमारा पहला हेडिंग है, यानी कि प्रदूषण के प्रकार में। दूसरा, जल प्रदूषण। बना बना के लिखना है, यही भाषा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जल ही जीवन कहा जाता है। आजकल इतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल को ही दूषित हो रहा है, जिससे भयंकर बीमारी, और जल प्रदूषण हो रहा है उससे भयंकर बीमारियां, जिससे जीवन खतरे में है, ठीक है। पीडीएफ में आपको दे दूंगा, टेंशन मत लेना। अभी आप ये समझो कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब और भी अगर आप प्रदूषण का प्रकार लिखना चाहते हैं तो ध्वनि प्रदूषण मैंने लिखा है, ठीक है। तो ध्वनि जो है प्रदूषण की आजकल एक नई समस्या है। मोटर गाड़ी, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाना आदि जो है ध्वनि प्रदूषण करते हैं, ठीक है। रासायनिक प्रदूषण बच्चा कि दर्दों के अलावा रोगनाशक, कीटनाशक, रासायनिक खादों में भी बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, जो आप लोग इतना ज्यादा खाद यूज करते हो खेतों में। अब समस्या का समाधान अगर करना है तो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण, वृक्ष को ज्यादा से ज्यादा लगाओ। जितना ज्यादा वृक्ष लगाओगे उतना ज्यादा प्रदूषण कम होगा, सभी को पता है, ठीक है। क्योंकि वृक्ष जो होता है वो हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है, और हमारा जो है मतलब प्रदूषण को उसको बैलेंस करे रहता है। अगर आप देखो, जब आप रोड पे चलते हो ना, तो कहीं कहीं बहुत सारे वृक्ष लगे होते हैं, वहां आप देखना एकदम ठंडा लगेगा, मतलब ठंडा माहौल लगेगा गर्मी के टाइम में भी। क्यों? क्योंकि वो आपको शुद्ध ऑक्सीजन, सही चीज देता है, और भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, ठीक है। और अगर आप घर में रहो और देखो कितनी ज्यादा गर्मी लगती है, तो इसलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ को लगाओ। दूसरी ओर वृक्ष के अधिक कटाव को भी रोक लगाई जानी चाहिए। जो वृक्ष को इतना ज्यादा काटा जा रहा है उस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए भैया, पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक ने विश्व के सम्मुख एक प्रदूषण की नई समस्या को जन्म दिया है। आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करो, मतलब इसको नियंत्रित करो और उसको समाप्त करने का प्रयास करो, ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। जब आप इन सबको कम करोगे तभी प्रदूषण खत्म होगा। समस्या का समाधान डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो। लास्ट में हमारा है उपसंहार। उपसंहार देखो कि प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। भारत सरकार जागरूक है। अगर सारी मतलब सभी लोग जब जागरूक होंगे तब तो होगा। एक इंसान, 10 इंसान, 15 इंसान, 1 करोड़ इंसान के जागरूक होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 144 करोड़ जनसंख्या है भारत का, और भी सबका छोड़ दो, ठीक है। उनसे जागरूक हो गए। सन 1974 में जल का निवारण अधिनियम लागू किया गया था। वृक्ष को काटने पर कठोर नियम लगाए गए थे। सभी वृक्षों को वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। न्यायालय द्वारा प्रदूषण को फैलाने वाले उद्योग को महानगरों से बाहर करने का आदेश दिया गया था। यह संकल्प लें कि जीवन के कोई भी अच्छा अवसर आए तो आप एक वृक्ष जरूर लगाएं। बस इतना सा आपको निबंध लिखना है। एक सही तरीका है निबंध लिखने का, बस सही तरीके से मैंने आपको बता दिया बोर्ड में निबंध कैसे लिखना है, ठीक है। अब आपको निबंध का टेंशन नहीं लेना है। जो मैंने निबंध बताया है वो 18 फरवरी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर नहीं आएगा, एकदम 100% आएगा। जो मैंने बताया, निबंध लिखने का सही तरीका भी बता दिया। निबंध हमेशा ज्यादा से ज्यादा
बनाकर कोशिश करो लिखने का। एक बार आप उठाओ कॉपी, घर पे कॉपी उठाओ, अभी आज ही उठाओ और ट्राई करो आप निबंध बनाने का। कम से कम 2-3 पेज बनाने का ट्राई करो, कम से कम 3 पेज। अपनी कॉपी में लॉन्ग पेज होता है, 3 पेज बनाकर देखो, आप लिख सकते हो। अगर आप यहां लिख लोगे तो आप बोर्ड में आसानी से लिख ही लोगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका निबंध है जो मैंने बता दिया कैसे लिखना है। सबसे बड़ी बात ये जो है पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए आप हमें कॉल या मैसेज कर लेना भैया इस नंबर पे 99 18 86 31 96, और साथ में आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे हमारा जो है, क्योंकि वहां भी मैं आपको कुछ पीडीएफ वगैरह देता रहता हूं। सरवन लेक्चरर ऑफिशियल है। क्या है? सरवन लेक्चरर। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऑफिशियल। ठीक है, और यही हमारा इंस्टाग्राम पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ये है आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। आज के इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।